गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे अच्छे से घर पे होंगे। ठंड भी जो है पड़ने लगी है, शीत का अपना असर दिखाने लगा है, तो सब अपना घर में ध्यान रखिए। जैसे कि कल हमने पढ़ा था कि हम बच्चों को इतनी सुविधाएं दे देते हैं कि बाद में जब लगता है कि ये सुविधाएं जो है उनके लिए असुविधाजनक ना हो जाए, फिर हम अपना जोश दिखाते हैं और उनसे सोचते हैं कि घर का भी काम करवा लें, बाहर का भी करवा लें, परंतु वो उन कामों में गलतियां करते हैं। तो ऐसा ही हमने इस पाठ के अंदर पढ़ा था कि पहले वो घर की सफाई करते हैं तो भी क्या होता है, फिर पानी भरते हैं तो क्या होता है, तो सारा हमने पढ़ा। फिर हमने मुर्गी वाला जो है एक पढ़ा। उसके बाद में देखो कि मुर्गियां वो मन में सोचते हैं, जब उनको काम ही नहीं करना आता तो वो सोचते हैं कि मुर्गियां भी जो है वो भी हमारे विरोध में ही है। तो मुर्गियों तक तो हमने पढ़ लिया था कि सारी मुर्गियां जो है वो बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी, है ना। और एक भी जो है उस बाड़े में जहां पर रखा जाता है भेड़ों को, मुर्गियों को, गाय भैंसों को, वहां उस दड़बे में जाने के लिए राजी नहीं थी। अब उसके बाद में क्या होता है कि किसी को दिमाग में उपाय आता है, एक बात सूझती है कि जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें भी खिला दिया जाए। अब काम का तो जुनून चढ़ गया था ना उन बच्चों पर कि बस अब तो कैसे न कैसे काम ही करना है और तनख्वाह भी लेनी है। तो अब चलो कहते हैं ना कि अगर कुछ हाथ नहीं आया तो सोचने में क्या दिक्कत है। तो अब मुर्गी वाली बात तो बनी नहीं थी। अब भेड़ें उनके दिमाग में आ गई कि चलो लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, मतलब एक दूसरे के ऊपर जो है वो तख्तों पर चढ़ गई थी। पर भेड़चाल मशहूर है। आपको पता ही है ना यहाँ पे भेड़चाल क्यों कहा गया है। भेड़चाल मतलब एक भेड़ अगर सीधी जा रही है तो वो उसी के पीछे चलने लग जाती है। उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती मतलब उछलती हुई, बर्तन लुढ़काती, बर्तनों को फेंकती हुई साथ साथ वो जो है चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था। अब फिर कुछ ना कुछ होने वाला था। तो तख्त का मतलब क्या होता है, जो एक लकड़ी का बना हुआ होता है, जिसे हम क्षेत्रीय भाषा में पाटा भी बोलते हैं। तो तख्त पर बानी दीदी का एक दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रख कर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। तो ये गोखरी, चंपा, सलमा, सितारे, ये सब क्या है, ये किसी डिजाइन के जो है नाम है, मतलब रख कर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ, अब बुआ का नाम मुगलानी है, उनको कुछ बता रही थी। भेड़े बहुत निसंकोच, मतलब उन्हें कोई संकोच नहीं था, सबको रौंदती हुई आगे बढ़ती मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। सबको रौंदती हुई मेंगनों का छिड़काव करती हुई वो दौड़ गई, मतलब वो तो अपना कार्य कर रही थी। तो जब तूफान गुजर चुका तो ऐसे लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। तो कितनी व्यंग्यात्मक बातें यहाँ पर जो है बताई गई है कवि के द्वारा, लेखक के द्वारा। हसन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढांक के सो रही थी, मतलब मुंह को ओढ़ करके वो सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो ना जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी, क्योंकि जब भेड़ें दौड़ रही हैं और उनके ऊपर जाकर के गिरी तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ ही होगा। तो यहाँ पर व्यंग्यात्मक हास्य स्वरूप बात है कि सपनों में वो पता नहीं कौन से महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। अब उसे सपना, यहाँ पर हास्यास्पद बात हो गई है। अगर हम कल्पना करते हैं तो हम सोचते हैं कि माँ, हज्जन माँ जो है वो पलंग पर लेटी हुई और भेड़े उसके ऊपर से जा रही है, और उसे सपनों में लग रहा है कि जैसे कोई महल में है और वो वहां पर सैर कर रही है और चारों तरफ से उलझी हुई, जैसे यहाँ दुपट्टे में उलझी हुई, कहा कि मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। तरकारी मतलब सब्जी वाली की। वह दालान मतलब चौक टाइप का जो होता है, बैठी मटर की फलियां तोड़ तोड़ कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। सीना ताना मतलब अपना डरना नहीं किसी से, ना, अपने पावर के साथ में। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है कि जैसे रुई के तक्के को कूट रही हूँ। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, क्योंकि भेड़ के ऊपर तो जो ऊन होती है उसमें तो चोट अंदर लगता ही नहीं कि चोट लग रही है।
बिल्कुल यह समझकर आप उससे मजाक कर रही हैं, वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। अब यहाँ पर मतलब लेखक जो है वो ये बात कह रहे हैं कि कभी भी किसी ऐसी भेड़ से पंगा मत लेना, ऐसा मत सोचना कि उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो वह जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। व्यंग्यात्मक बात है कि जो तरकारी के छिलके थे, सब्जियों के छिलके अपने पेट में उन्होंने झोंक ली, कढ़ाई मतलब पेट में। इधर ये प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दोहने पर जुट गए, लग गए। दूली बेदूली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए। मतलब यहाँ पे भी देखो कितनी हास्यास्पद बातें हुई है ना। ऐसा अगर हम कोई कॉमेडी मूवी देखते हैं ना तो हंस हंस के पागल हो जाते, शायद पेट को भी पकड़ लेते। परंतु यहाँ लास्ट में ये तय हो गया कि भैंस की जो अगाड़ी पिछाड़ी है उसको बांध दिया जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांधे, अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। चौकन्नी हो गई मतलब सावधान हो गई। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलकर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। साथ में भूचाल भी आया हुआ है। भूचाल तो आना ही था। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वाले को भला बुरा सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। ये लो कि हाँ बैल मुझे मार, दोनों ही काम हो गए यहाँ पर। तो तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दी। अब उसे लगा कि मेरा जो बछड़ा है शायद उसके कुछ ना हो जाए, तो उन्होंने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया, मतलब रुक गए। बछड़ा तत्काल जुट गया। दोहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपटे, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा, 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में ही हो गया, मतलब पूरा मिनट ही नहीं लगा। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई। मातम सा मनाती तरकारी वाली, मातम मतलब शोक, दुख मनाती तरकारी वाली के आंसू पहुंचे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। अम्मा तो इतनी परेशान हो गई थी कि लग रहा था कि बस अब यहाँ से छोड़ छुड़ा कर के आगरा पहुंच जाऊं, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अब अम्मा जी को तो गुस्सा आ गया। अम्मा जी ने कहा अब्बू जी से कि या तो इन बच्चे को आप रख लो या फिर मुझे रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो समझ में आ गया बात। वर्तमान काल में इन लेखक की महोदय की जो बात है वो वास्तव में सार्थकता को प्रकट करती है। आज के समय में हम बच्चों से काम नहीं करवाते हैं, बच्चे काम नहीं करते और हम फिर हमारे मन में एक एक मन को झकझोर देने वाली एक उम्मीद आती है कि नहीं हमें काम करवाना चाहिए, और फिर क्या हालात होते हैं, यही हालात होते हैं। तो इस्मत चुगताई के द्वारा लिखा गया यह जो पाठ है वो वर्तमान काल की जो परिस्थितियां हैं उनको इस पाठ के माध्यम से जोड़े रखती है। तो चलिए अब हम इसके थोड़े से जो प्रश्न उत्तर हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो देखो, सबसे पहले हर बार मैं आपको यही बात बताती हूँ कि जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो आपको अपनी जो फेयर कॉपी उसमें नोट डाउन करने हैं। बाकी आप पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ना इसलिए जरूरी है कि हमारे मूल्यांकन में किसी भी प्रश्न का भाव आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है उनको तो अपनी कॉपी में कीजिए, उसके अलावा आप रीड भी कर सकते हैं, और अगर आप कॉपी में करना चाहें तो और ही अच्छी बात होगी। तो देखो, पहला प्रश्न है, कहानी से
कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किनके बारे में और क्यों कहा गया है? उत्तर देखो, यह घर के आलसी बच्चों के लिए कहा गया है क्योंकि वे हर काम के लिए नौकरों पर आश्रित रहते हैं, स्वयं कुछ भी काम नहीं करते हैं। वे अपने माता पिता की निगाहों में खा पी कर मोटे हो रहे थे। आप अपनी भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न 2, बच्चों के उधम मचाने, उधम मतलब शोर शराबा, बदमाशी मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई, क्या स्थिति हुई थी? तो देखो, बच्चों के उधम मचाने के कारण घर में ऐसा लगने लगा कि तूफान आ गया हो। घर के बर्तन इधर उधर बिखर गए, सारे घर में मुर्गियां और भेड़ें खुलकर इधर उधर घूमने लगी। घर में कीचड़ हो गया जिसमें दरी संकर गीली हो गई। घर में पड़ी सब्जियों को भेड़ें खा गई। पूरे पाठ में जितनी भी शैतानियां की गई थी, जितना भी उद्यम किया गया था, उनका सार छोटे रूप में इस उत्तर में आप लिख सकते हैं। प्रश्न 3 देखो, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ? हमने लास्ट की पंक्तियों में पढ़ा था यह कि उत्तर देखो, यह अम्मा ने तब कहा कि जब बच्चों के द्वारा घर में उधम मचाने से भूचाल आ गया। इसका परिणाम यह हुआ कि अम्मा अपना सामान बांधकर आगरा जाने को तैयार हो गई और अब्बा ने सभी बच्चों को कतार में खड़ा करके सख्त हिदायत दी कि अब कोई भी घर के काम को हाथ नहीं लगाएगा। यदि किसी ने भी घर का काम किया तो उसे रात का खाना नहीं दिया जाएगा। प्रश्न 4, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? कामचोर कहानी यह संदेश देती है कि माता पिता को चाहिए कि बच्चों में घर का कार्य करने की आदत डालनी चाहिए। उन्हें निठल्ला बना बैठा कर नौकरों पर आश्रित नहीं करना चाहिए। प्रश्न 5, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे? तो हमने पढ़ा ही था अंत में, बच्चों द्वारा लिया गया यह निर्णय किसी भी दृष्टि से उचित नहीं था, क्योंकि इसमें उनमें कामचोरी की प्रवृत्ति बढ़ेगी और वे आलसी होते चले जाएंगे। अंत में वे परिवार के व समाज के लिए बोझ बन जाएंगे। कर्म करते रहना चाहिए। अब कहानी से आगे देखिए, घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक क्यों है? निजी काम मतलब स्वयं का, और जो सामान्य काम होते हैं, तो देखो, ये हम अपनी लैंग्वेज में भी इसको प्रयोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम हो, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य करना चाहिए। क्यों? काम करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, उसका मन काम में लगा रहता है और उसमें काम करने की आदत पड़ जाती है। ठीक है, और वह सक्षम भी हो जाता है और उसे नौकर की जो है वो आवश्यकता भी नहीं पड़ती। आगे देखो, कहानी में एक समृद्ध परिवार के उद्यमी बच्चों का चित्रण है। आपके अनुमान से उनकी आदत क्यों बिगड़ी होगी? उन्हें ठीक ढंग से रहने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? तो सबकी अपनी अपनी सुझाव होते हैं, सबके अपना अपना एक चिंतन होता है। आप क्या करोगे इसमें, है ना? एक अच्छा धनवान परिवार है, मतलब समृद्ध परिवार है और उद्यमी बच्चे भी हैं, तो हमें क्या करना चाहिए उनको, जो उनकी आदतें बिगड़ी हुई हैं उनके लिए? तो आप लोग इस पीडीएफ से भी एक बार देख लेना और उसके बाद में आप अपनी भाषा में भी जो है इसका उपयोग करना। अब यहाँ पर देखो, ये जो प्रश्न है कि भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद, कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। तो आप बता सकते हैं ना कि जब घर के सभी सदस्य अपनी अपनी क्षमता के अनुसार मिलकर कार्य करें, तब भरा पूरा परिवार सुखद बन सकता है, और जब कार्य के प्रति सचेत न होकर आलस्य करे, तब दुखद बन सकता है। जैसे कामचोर कहानी में पहले बच्चों से काम नहीं कराया गया, वे नौकरों पर ही आश्रित रहे, इस कारण अम्मा अब्बा को बच्चे निठल्ले लगने लगे। फिर एक साथ उनका यह निर्णय लेना कि नौकरों के साथ पर घर का सभी कार्य बच्चे ही करेंगे, उनके लिए दुखदायी बन जाता है, क्योंकि बच्चों को कोई कार्य करने का सलीका ही नहीं होता। सारा घर तूफान आने की तरह बिखर जाता है। प्रश्न 3 देखो, बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार भार? कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो आपके क्या विचार हैं वो आप मुझे लिख करके और बताएंगे। प्रश्न 4, कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी। एकल परिवार सिंगल, और जो संयुक्त परिवार होते हैं वो जॉइंट, है ना? तो कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की? इन दोनों तरह के परिवारों में क्या क्या अंतर होते हैं? तो आपको पता तो है ही कि कामचोर कहानी में इतने सारे लोग थे, मतलब जॉइंट फैमिली थी, संयुक्त परिवार था। तो अब आप एकल परिवार और संयुक्त परिवार अर्थात सिंगल फैमिली एंड जॉइंट फैमिली में क्या क्या अंतर होते हैं, आप लोग वह बताएंगे। अनुमान और कल्पना, अनुमान और कल्पना आप स्वयं करेंगे
कि घरेलू नौकरों को हटाने की बात किन किन परिस्थितियों में उठ सकती है, विचार कीजिए। अब आपको पता है ना, जब नौकर काम अच्छा नहीं करता, घर में चोरी करने लगे, या घर में थोड़ी पैसों की कमी आ जाए, आय के साधन कम हो जाए, है ना, नौकर काम करने की बजाय जो है वो आलस करना लग जाए, और नौकर मालिक को जवाब देने लग जाए, हमेशा वेतन बढ़ाने की मांग करे, अधिक छुट्टियां लेने लगे, तभी तो हम नौकर को हटाते हैं। घर का हर सदस्य अपना काम करने में स्वयं सक्षम हो जाए और नौकर की आवश्यकता महसूस ना हो। तो इसी का प्रश्न 2 ये इधर आगे आ गया, ये मैंने आपको करवा दिया है। अब भाषा की बात देख लीजिए एक बार। धूली बेधूली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। धूली शब्द से पहले बे लगाकर बेधूली बना है, जिसका अर्थ है बिना धूली। बे एक उपसर्ग है, बे उपसर्ग से बनने वाले कुछ और शब्द हैं, बेतुका, बेईमान, बेघर, बेचैन, बेहोश आदि। आप भी उपसर्गों से नीचे जो उपसर्ग है उनसे शब्द खोजिए। तो अब आपको उपसर्ग जो है पहले करवा दिए गए हैं, तो आप स्वयं इसको बताइएगा। जैसे प्र से प्रभाव बन गया, आ से आजीवन बन गया, बंद से फिर उसके बाद में भरपेट बन गया, ठीक है, उसके बाद बदनाम बन गया। तो इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब आगे जो भी रिक्त स्थान की पूर्ति आप पीडीएफ में से देख करके स्वयं करेंगे। पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझा दिया गया है। अति लघु प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं है, पर आप जो पाठ आपने पढ़ा है उसके अनुसार आप एक बार इसका दोहरान करेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है। और गद्यांश पर आधारित प्रश्न, इसको भी आप देखेंगे कि किस प्रकार से हम गद्यांश और अपद्यांश जो है करते हैं। निबंधात्मक भी आपको करवा दिए गए, चैप्टर में पढ़ा दिया गया है। आप स्वयं इन सारे प्रश्न को पढ़ेंगे, जब पाठ को जो है अच्छे तरीके से पढ़िए और फिर आप प्रश्न उत्तर कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को पाठ पढ़ने में भी मजा आया होगा। लेखक की जो भाषा शैली है वो भी बहुत अच्छी थी, और आप भी इसको एंजॉय करते हुए, आनंद लेते हुए इस पाठ को जो है एक बार इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।